Hello dear students, welcome to my YouTube channel Physics by Dr. S. Singh. Dear students, अभी हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स which is the unit number 2 of +1 क्लास। हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मोशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये दोनों ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए थे फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, मींस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होती, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलता रहता है, और साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होती, मींस जो डिस्टेंस कवर करता है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो दैट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ मोशन। लेकिन एक और केस है हमारे पास विच इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज द सेकंड केस। इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है बट एट ए कांस्टेंट रेट, मींस इस केस में एक्सेलरेशन जो है विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे फॉर द केस ऑफ यूएएम। और इसके साथ साथ वी विल लर्न टू एनालाइज द ग्राफ, मींस ग्राफ को एनालाइज करके हमने ग्राफ में से नेचर ऑफ मोशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेचर ऑफ मोशन मींस क्या मोशन यूएएम है, मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, या मोशन URM है, ये एक्सटी ग्राफ से और बीटी ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के साथ डिटेल में जाएंगे। तो ये दोनों वीडियोस आपने बड़े ध्यान से देखनी है, स्क्रीन को पॉज करके नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और ये सारे टॉपिक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ्स को स्टडी करना मस्ट है, उनको स्टडी करना, लर्न करना मस्ट है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और एंजॉय करते हैं फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। The very first definition is acceleration. तो acceleration बच्चे होता है the rate of change of velocity of object. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी किस रेट पर चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से डिनोट किया जाता है और इसको हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल विच इज t2 माइनस t1। ये हमारे पास जो सिचुएशन है बच्चे, ये सिचुएशन होती है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो किसी टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 वेक्टर है। अब उस v1 वेक्टर को अगर आप डायग्राम से ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे बनता है, सिंपल यहाँ एक कार बना लेते हैं और कार का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो v1 वेक्टर है। और लेट अस सपोज किसी टाइम t2 पर उसी कार का जो वेलोसिटी वेक्टर है, अब उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, चेंज हमें फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं वापस आ रही है कार, v2 वेक्टर है ना। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होता है बच्चे वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे ओरिजिन से लेके इस तरह से नहीं ड्रॉ करते, ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने कल की क्लास में x1 लिखा था और दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट को x2 लिखा था। तो अभी हमें वेलोसिटी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसके जो यूनिट्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो मीटर पर सेकंड यूनिट है वेलोसिटी का और सेकंड इसका, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख देते हैं डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब आपको पता है ये चीज कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो मीन्स अब इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम यहाँ पर डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस सपोज किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए आई कैप और सिंपली ए। इसके ऑपोजिट अगर इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस ए आई कैप और सिंपली माइनस ए। मीन्स ये जो प्लस और माइनस साइंस हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में वो हमें डायरेक्शन बताते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। बहुत सिंपल है, दोनों तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें नेचर ऑफ मोशन अगर बताना हो एक्सेलरेशन को देखकर तो वो कैसे पता चलता है। लेट अस सपोज वी हैव ए कार, वो कार इस डायरेक्शन में चल रही थी, वेलोसिटी v। अब आपने क्या किया, इस कार के पीछे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया
फोर्स कैसे लगाएंगे? एक्सेलरेट करते हैं हम जब भी इंजन जो है वो फोर्स लगाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के अलोंग ही है, जिस तरफ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ए वेक्टर वो भी वेलोसिटी के अलोंग होगा, क्योंकि बच्चे जो फोर्स होता है दैट इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की होगी, जो फोर्स की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, बिकॉज एम इज स्केलर हियर। तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमेशा पूरी फिजिक्स में फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है जब तक कि ये मास पॉजिटिव है, और मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब इस केस में क्या है, ए वेक्टर भी राइट की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, और जो वेलोसिटी वेक्टर है कार का वो भी इसी तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मींस अगर आपका ए पॉजिटिव होगा तो v भी पॉजिटिव है, या उल्टा भी बोल सकते हैं आप कि v पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों साइन सेम होते हैं बच्चे, दोनों के साइन जब सेम होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है कार की वो इंक्रीज होगी। आप इमेजिन करके देख लीजिए, पीछे से कोई पुश कर रहा है कार को, पहले किसी वेलोसिटी से कार चल रही है और पीछे से और ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लग गई, तो उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है उसको हम लेके चले जाते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में, UAM, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन या फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते, लेट अस सपोज जो सेम कार है हमारे पास, उस पे जो फोर्स लगाई बच्चे हमने वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई। ये हमारे पास कार है, इस तरफ चल रही थी, लेकिन उस बंदे ने यहाँ पर ब्रेक लगा दी, ब्रेक के ऊपर पैर रखा। अब क्या होगा, अब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी जो है वो इस तरफ चली जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर A नेगेटिव हो जाएगा और V तो पॉजिटिव है, तो इन दोनों के जो साइन है यहाँ पर ऑपोजिट है। तो व्हेन दे हैव ऑपोजिट साइन, उसका मतलब है वेलोसिटी विल डिक्रीज विद टाइम, ठीक है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं उसका मतलब है वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन जब वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी दैट इज रिटार्डेड मोशन। जब आप अपनी एक्टिवा को ड्राइव करते हैं, आप एक्सेलरेटर से रेस देते हैं, तो उस टाइम एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं उस टाइम पे रिटार्डेड मोशन होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम फिर से बच्चे जो एक्सेलरेशन है उसके भी दो तरीके की टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन जो है वो एक वेरिएबल हो, वेरिंग क्वांटिटी, मींस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है अगर, तो क्या होगा, देन वी डिफाइन, तब हम दो चीजें और डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चे। अब एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो वही है कि हम कंप्लीटली देख लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 minus v1 divided by t2 minus t1, this is average acceleration। बट जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसके लिए हमें क्या बताना होता है कि जैसे ये लेट अस सपोज कार चल रही थी वेलोसिटी v के साथ, और जो इसका एक्सेलरेशन था वो ये इसके पीछे से जो फोर्स लगाई उसके कारण है। अब लेट अस सपोज ये एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो फोर्स है, जो बंदा पीछे से इस कार को पुल कर रहा है, वो पुश कर रहा है, वो और ज्यादा स्पीड से उसको और ज्यादा ताकत लगाई जा रहा है, टाइम के साथ फोर्स को बढ़ाई जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा बच्चे, उस केस में जो कार है इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी लेकिन डिफरेंट रेट पे होगी। तो यहां पर लेट अस सपोज वैसे ही मानते हैं t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 वेक्टर, t2 टाइम पर वेलोसिटी t2 वेक्टर, v2 वेक्टर। अब यहां पर ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t इंस्टेंटेनियस के केस में, उसको हम बहुत स्मॉल लेते हैं, जैसे हमने कल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, मींस जो डेल्टा टी है दैट अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी इज द स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके, तो उस केस में हम इस डेफिनेशन को पहले ऐसे लिखेंगे, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डी की फॉर्म में लिखा जाता है dv by dt, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप सिंपली a भी बोल सकते हैं, ठीक है, dv by dt। मींस यहां पर क्या हो रहा है मेरे पास, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो है ही है, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन एंड
इट इज गिवन बाय, अब ये जो अभी स्टेटमेंट आने वाली है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इट इज गिवन बाय द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर। मींस वेलोसिटी वेक्टर अगर आपके पास है, आप उसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये हमारी कल की क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए डेफिनेशन याद रखनी है कि वेलोसिटी को अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब यहाँ पर आपने एक इक्वेशन जो कल हमने स्टडी करी थी उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है हमारे पास वो होता है dx बाय dt। ये हमने कल डेफिनेशन करी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को हम यहाँ पर जहां v है उसकी जगह पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला बनेगा जो बनेगा d बाय dt, ये ऐसे रहेगा और ब्रैकेट में हमारे पास dx वेक्टर बाय dt आ जाएगा। अभी सिर्फ लिखने का तरीका है, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये जो चीज है बच्चे, एक हमारे पास यहाँ पड़ा है d बाय dt और एक हमारे पास यहाँ पड़ा है d बाई dt। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना d बाई dt, ये एक सिंगल थिंग है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो इसका पूरे का स्क्वायर होगा, d का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे d का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे आप लिखते हैं dt स्क्वायर। ये dt जो है स्मॉल टाइम इंटरवल, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है d और t, dt एक सिंगल वेरिएबल है, dt स्क्वायर x वेक्टर। तो ये हमारे पास बन गया कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। मींस हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहते हैं तो अगर आपके पास x वेक्टर है उसको आप जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप dx बाई dt कर रहे हैं। कैसे करना डिफरेंशिएट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस चीज को बोल देंगे वेलोसिटी। अगर इसी को आप दो बार डिफरेंशिएट कर दे, एक बार पहले आपने डिफरेंशिएट किया v वेक्टर आ गया, दोबारा से फिर इसी चीज को जो भी फंक्शन आपके सामने आएगा, मैथमेटिकल फंक्शन आएगा बेसिकली, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो x को दो बार डिफरेंशिएट करने से आता है। और अगर आपके पास सिंपली v ही गिवन है डायरेक्टली तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपको v गिवन है या आपको x गिवन है। अभी के लिए डेफिनेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसके दो फॉर्मूले बन गए जिनको मैं अभी स्क्वायर बॉक्स में डाल रहा हूं। एक ये वाला रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और एक ये वाला रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक थर्ड रिलेशन भी है एक्सेलरेशन का। हाँ जी, वो कैसे फाइंड करना है, तो यहां पर हम एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ dv by dx। dv by dx, ये dv by dx क्या होता है, dv by dx को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब ये क्या नई चीज है, इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा हम लोगों ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। देखिए, जब मैंने ये एग्जांपल कंसिडर करी कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आप उस वेलोसिटी का जो चेंज है वो पोजीशन के हिसाब से देखो कि 1 मीटर पे कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पे कितनी वेलोसिटी है, 3 मीटर के पर कितनी वेलोसिटी है, मींस यू आर स्टडिंग द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंट स्टडी कर रहे हो तो वो एक्सेलरेशन है, ठीक है, लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेलोसिटी का चेंज फाइंड कर रहे हो तो उस चीज को इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इट इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, तो ये होता है dv by dx। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस टर्म्स में कैसे आपने लिखना है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी करेगी, हम ये भी बोल सकते हैं कि टाइम के साथ इतनी वेरी कर रही है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं पोजीशन के साथ इतनी वेरी कर रही है ना, तो दोनों फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास a वाला फॉर्मूला है बच्चे, अभी
dv by dt। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसमें हम dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है dv by dt इंटू dx अपॉन dx। अब यहां से क्या करना होता है, ये dv by dx, ये दोनों चीजें जिनको मैं अभी शेड करने वाला हूं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, नीचे वाला और एक ऊपर वाला फैक्टर, इसको हम लिख देते हैं dv by dx। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये वाला dx और ये वाला dt, उसको अलग से जब हम यहाँ पे लिखेंगे dx by dt, वो हमारे पास इस रिलेशन से v के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है v dv by dx। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मींस जो आपने याद करनी है चीजें वो ये है, एवरेज एक्सेलरेशन आपको पता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv बाय dt, ये एक फॉर्मूला। दूसरा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला v dv बाय dx, v dv by dx, simple। So these are the three relations that you have to remember for calculating the acceleration of different cases। Okay, अब इस केस में इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन तो हम अभी कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले तीनों रिलेशंस हैं ये तभी कर पाएंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, जब आपको ये d by dt को सॉल्व करना आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए अगर इस रिलेशन पे बेस्ड कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन कैसा होता है बच्चे, एक एग्जांपल करते हैं। कह रहा है v वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि टाइम पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, एंड वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर इन इंटरवल, जो हमारे पास इंटरवल क्या है टाइम का, फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स। तो अगर आपके पास ये 2 सेकेंड्स का इंटरवल है, उसमें कितना एक्सेलरेशन आया वो हमें फाइंड करना है। तो एक बड़ा इंटरवल है, यहाँ पे टाइम का इंटरवल बड़ा दिया गया है, तो मींस यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले t2 का मतलब है 3 सेकेंड्स, t1 का मतलब है 1 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये इनिशियल टाइम है ये वाला फाइनल टाइम है। तो हमें t2 टाइम पर वेलोसिटी देखनी है कितनी है, तो वो कैसे निकलेगी, हम t2 टाइम पर v2 निकालेंगे तो वो आएगा 3t स्क्वायर, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 9 इंटू 3 27 प्लस फिर ये 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड, ये v2 आ गया। सिमिलरली v1 भी निकालना है बच्चों ने, तो v1 कैसे निकलेगा, फिर से यहाँ पर हम इनिशियल टाइम 1 पुट करेंगे, जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 आ गया, प्लस 1 माइनस 1 ये कट जाएंगे, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो वेलोसिटीज आ गई, 29 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच इज 3 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, 29 माइनस 3 इज 26 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये डेफिनेशन पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन आ सकता है इस तरह की डेफिनेशन पर, वो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। वो कैसा है देखिए, एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर कह रहा है कि किसी टाइम t1 पर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स the velocity vector of a flying insect, कोई इंसेक्ट है वो हवा में उड़ रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकेंड, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। एंड एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स
इट बिकम्स, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि उसका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, वो खुद कभी फोर्स लगा रहा है कभी नहीं लगा रहा, वेलोसिटी वेक्टर बन गया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो ये उसका नया वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अभी वेलोसिटी वेक्टर कैसे होता है ये, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है हवा में, आप इमेजिन करिए आपके सामने एक मक्खी जो है वो फ्लाई कर रही है चारों तरफ, आपने किसी टाइम इंस्टेंट पे देखा वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उस तरफ आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उस वेक्टर को जब आपने ड्रॉ किया वहां से डायरेक्शन निकलेगी और जितनी स्पीड से वो चल रही होगी उस टाइम पर वो उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। थोड़ी देर बाद फिर आपने देखा वो ऐसे हवा में उड़ रही है, कहीं पर भी जा सकती है, तो उसका ये दूसरा वाला वेलोसिटी वेक्टर है। तो बस अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल विच इज 6 माइनस 4 2। तो v2 वेक्टर इसमें से इसको माइनस करना है, 2 में से 3 जाएंगे माइनस i क्या बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे प्लस 2j क्या बचेगा, और माइनस 5 में से माइनस 1 जाएगा तो ये माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा, मींस माइनस 4 k कैप बचेगा, डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली जितनी भी चीज है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड में होगी, और जो नीचे वाला फैक्टर है जो मैंने 2 लिखा है वो सेकंड्स है, वो 2 सेकंड्स है। अब आपके पास ये आंसर है, 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो माइनस 1/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट इंसेक्ट इन द टाइम इंटरवल, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में 6 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक, ये उसका एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से ये वाली जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखी है एवरेज एक्सेलरेशन, उसको आप ऐसे अप्लाई करके एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, क्या होता है, क्या एग्जांपल्स होती हैं। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम अपनी सारी फिजिक्स में, पूरे काइनेमेटिक्स में इसको UAM लिखा करेंगे जब भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली in the equal intervals of time. It is very simple कि अगर आप इक्वल इंटरवल्स ले लेंगे टाइम के, तो वेलोसिटी भी जो है ऑब्जेक्ट की वो इक्वली ही चेंज होती है इंटरवल्स में। एग्जांपल के तौर पे ये 0 है ओरिजिन, और लेट अस सपोज ये 0 सेकंड भी है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 3 सेकंड ये टाइम चल रहा है हमारे पास, और यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब वो 0 सेकंड पर था उसकी वेलोसिटी थी 0, रेस्ट पे था वो, जब स्टार्ट हो गया 1 सेकंड पर पहुंचा, यहां पर आफ्टर 1 सेकंड उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है लेट अस सपोज वो बन गया 2 मीटर पर सेकंड, एट 2 सेकंड्स इट बिकम 4 मीटर पर सेकंड, एंड नेक्स्ट 6 मीटर पर सेकेंड। सो देयर इज ए चेंज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा अगर आप वो फाइंड करना चाहते हैं तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। 4 - 2 कर लें, 4 - 2 इज 2 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 3 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 - 2 1। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। मींस जब ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन the acceleration vector of object is constant। दोनों डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन की और मैग्नीट्यूड भी। अगर चलते चलते इस बंदे ने ब्रेक लगा दी तो ब्रेक लगाने से जो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट चली जाएगी, तब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी हम यहीं से लिख सकते हैं, है ना, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बढ़ रहा है और आपकी वेलोसिटी जो है वो भी 2 4 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को बताने की कंडीशंस हैं।
Okay, now again, if a vector and v vector are in same direction, then it is यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हम इसकी एग्जांपल की भी बात करेंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब मैथमेटिकली अगर लिखें तो हम बोलेंगे सेम साइन, मींस अगर a पॉजिटिव, अगर v पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होगा, v नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव होगा। और दूसरी कंडीशन, इफ a एंड v आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए तो ये होगा इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो ये बहुत सिंपल है, हम अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, आपके पास किसी हाइट पर एक बॉल है, उस बॉल को आपने h हाइट से, ये हाइट है, तो दिस इज हाइट h, यहां से आपने इस बॉल को ऐसे छोड़ दिया जस्ट, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब इस बॉल को नीचे कौन लेके आता है? इस बॉल को नीचे लेके आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और उस g की वैल्यू जो होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट फॉर स्मॉल हाइट्स, ज्यादा बड़ी हाइट्स नहीं। अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे अर्थ से या अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो जी वेरी करता है। कैसे वेरी करता है हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में सीखेंगे, और आपने शायद 9th में भी किया हुआ है। लेकिन फॉर स्मॉल हाइट्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये भी एक एक्सेलरेशन ही है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसने बॉल ने कांस्टेंट रेट पर इस तरह नीचे आते जाना, ठीक है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है बच्चे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर g और v दोनों के साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, चाहे आप नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो। हम ऐसे ओरिजिन मान लेते हैं, कहीं पर ऊपर हम पॉजिटिव मान लेते हैं डायरेक्शन, नीचे हम नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन ही स्टडी करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमारा काम चल जाता है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी, v वेक्टर और g वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो बॉल स्पीड अप होगी। ये आपको पता है, जैसे जैसे बॉल नीचे आती है वो स्पीड अप होती है। अब इसके ऑपोजिट देखते हैं, अगर आप इस बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंके विद सम वेलोसिटी, सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो बॉल तो ऊपर जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बॉल जो है वो क्या होती है, स्लो डाउन, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये थोड़ी देर के लिए रुक भी जाती है, स्लो डाउन होती है ना। अब ये स्लो डाउन जो हो रही है उस केस में क्या है, क्यों हो रही है? क्योंकि इसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम g बोलते हैं। अब यहाँ पर u और g की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये जो केस होगा ये होगा URM, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, और ये जो केस होगा ये होगा UAM। तो फ्री फॉल जो है वो UAM है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं दैट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई है किसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड बोलना है। ओके, अब मीटिंग थोड़ी देर में फिनिश होने वाली है, तो मैं अभी एक्सटी ग्राफ और बीटी ग्राफ करवाऊंगा आज, उसके बाद हम इस लेक्चर को कवर करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में और रिटार्डेड मोशन में एक्सटी ग्राफ कैसे बनने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर UAM एंड URM, ध्यान से समझना है। पोजीशन टाइम ग्राफ्स की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। नंबर 1, स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी वेक्टर देगी पोजीशन टाइम ग्राफ की, जैसे हमेशा देती है। और अगर अब यहाँ पे 2 तरह की स्लोप होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले हम ग्राफ बना लें। स्लोप हमें वेलोसिटी देती है पोजीशन टाइम ग्राफ का, और इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इफ v वेक्टर पॉजिटिव आ जाए, मींस स्लोप पॉजिटिव हो, तो मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन है प्लस x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। और अगर v वेक्टर या स्लोप ग्राफ की नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने कल स्टडी करी थी वो सेम रहेंगी। चलिए, अब 4 तरह के ग्राफ है, मैं फटाफट चारों ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, फिर हम बारी बारी उन चारों को एनालाइज करते हैं।
और आपके दिमाग में ये चारों शेप्स हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि यही 4 शेप्स से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ ग्राफ। दिस इज सेकंड वन। अभी देखेंगे ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। मैं अभी सारे पॉइंट्स लिखूंगा कि इस केस में जो ग्राफ है वो एक कर्व बनता है, और वो कौन सी कर्व होती है? पैराबोला बोलते हैं इसको। नेक्स्ट ये, और लास्ट जो टाइप है वो ये है। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी टाइप्स बनाई जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बट इन चारों को अगर समझ लिया तो सारे ग्राफ्स हो गए पोजीशन टाइप के। इन चारों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहली बात कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होता है, पैराबोला। और पैराबोला का मतलब है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। आपने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह t है और y की जगह x है। तो हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या रिटार्ड मोशन में जो पोजीशन होती है वो t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टाइम का स्क्वायर होके फिर हमारे पास वो आती है। ठीक है, चलिए अभी हम स्लोप को समझेंगे। आप बच्चों ने यहां से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ है जिसमें स्लोप इंक्रीज हो रही है और कौन कौन से ग्राफ हैं जिसमें स्लोप डिक्रीज हो रही है। ठीक है, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। ये तो सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए ग्राफ को देखते ही। जब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो स्लोप कांस्टेंट होती है। इन सब की स्लोप कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट स्लोप वाले हैं ये सारे ग्राफ्स। ठीक है, बट इन चारों में स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व बन रही है। पैराबोला इज ए कर्व, तो उस केस में स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब या वो इंक्रीज कर रही है या वो डिक्रीज कर रही है। अब आपने उसी तरीके से सोचना है जैसे मैंने कल बताया था कि स्लोप जो होती है वो एक तरह की चढ़ाई होती है। यहां पर इमेजिन करें अपने आप को। ठीक है, अगर आप यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए चलते 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 ये ग्राफ सीधा हो रहा है, मींस वो जो हिल है वो ऐसे सीधी होती चली जा रही है, उसकी चढ़ाई बढ़ रही है। तो इस ग्राफ में हम लिखेंगे कि भाई जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है। वेरी सिंपल, स्लोप इज इंक्रीजिंग। सेकंड वाला ग्राफ, यहाँ पहले ज्यादा स्लोप थी, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ग्राफ जो है वो फ्लैट होता जा रहा है। तो सेकंड वाले ग्राफ में जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट वाला ग्राफ, इसमें यहां पर ये उतराई है। पहले तो ये बात समझो, ये चढ़ाई नहीं है, ये नेगेटिव स्लोप है। ये दोनों पॉजिटिव स्लोप्स थी। नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में भी बात बाद में करेंगे, लेकिन ये देखो कि धीरे धीरे ये जो रोड है ये फ्लैट नहीं होती जा रही। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दे तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये फ्लैट हो रही है धीरे धीरे। तो इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है ढलान या स्लोप, और धीरे धीरे ये चीज फ्लैट हो रही है। तो थर्ड केस में स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है, और लास्ट केस में वापस से यहां पर फ्लैट है। अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखें तो फ्लैट है रोड, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्राफ जो है वो सीधा होता चला जा रहा है। तो इस केस में भी स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है स्लोप के बारे में। एक और तरीका है पता करने का, ध्यान से देखो। अगर ग्राफ चलते चलते टाइम में चलते चलते पोजीशन वाली साइड पे मुड़ जाए तो मीन स्लोप इंक्रीज होती है। देखो चलते चलते पोजीशन वाली साइड पे मुड़ रहा है, और अगर थोड़ा आगे चलते चलते ग्राफ टाइम वाली साइड पे मुड़ जाए तो स्लोप डिक्रीज होती है। देखो यहाँ पर भी आप देखिए चलते चलते ग्राफ मुड़ रहा है टाइम वाली साइड पर, तो जैसे फ्लैट होता जा रहा है टाइम के पैरेलल हो रहा है, यहाँ पर भी टाइम के पैरेलल हो रहा है। तो दोनों ही केस में स्लोप डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से स्लोप को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्लोप बढ़ती है या कम होती है। मैथमेटिकली कैसे पता चलता है? यहाँ पर एक थीटा एंगल इमेजिन करें, छोटा सा θ1, और एक एंगल थीटा यहाँ इमेजिन करें। अगर ये एंगल बढ़ रहा है टाइम के साथ, आप ऐसे चल रहे हो, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रही है। यहाँ पर भी सेम चीज है। यहाँ पर एक एंगल इमेजिन करें θ1, और यहाँ पर एक एंगल इमेजिन करें θ2। यहाँ एंगल डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है थीटा को फाइंड करना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का चक्कर है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने वो चीज देखनी है एंगल वाली, तो आपको वो जो एंगल है वो एंगल इसके साथ बनाना पड़ेगा इस सेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल देखें θ1, यहाँ पर देखें θ2। तो यहाँ बड़ा है एंगल, यहाँ छोटा है ना, तो स्लोप डिक्रीज हो रही है। एंगल छोटा होने से स्लोप डिक्रीज होती है।
इस केस में आप देखिए यहाँ पर एंगल छोटा है, यहाँ पर एंगल बड़ा हो जाएगा, ये θ2 पहले हमने यहाँ लगा दिया, ये θ1, तो यहाँ पर एंगल बड़ा होता चला जा रहा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो एंगल बड़ा होने से स्लोप जो है वो इंक्रीज होती है। तो इस एंगल के बढ़ने से स्लोप इंक्रीज होती है, यहाँ से ध्यान लगा लें। अगर ग्राफ पोजीशन वाली साइड पे मुड़ रहा है, वहां से सोच रहे हैं पोजीशन वाली साइड पे मुड़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, टाइम वाली साइड पे मुड़ेगा तो स्लोप कम होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं ये एक चीज, ग्राफ बेंड्स टू एक्स साइड, पोजीशन साइड, है ना, तो मींस जो स्लोप है वो बढ़ेगी। यहां पर जो ग्राफ है ये बेंड कर रहा है धीरे धीरे टू टी साइड, टाइम वाली साइड पर, टाइम एक्सिस पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो। तो स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, बहुत सिंपल हो गया, स्लोप पता चल गया कि इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। स्लोप बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, नहीं तो कम हो रही है। तो ये चीज पता चल गई एक तो ग्राफ से हमें। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये वाला ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्मली रिटार्ड मोशन के केस में, ये भी ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्मली रिटार्ड मोशन के केस में क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और ये बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है जी, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और इसके साथ साथ v पॉजिटिव है ना, v इज पॉजिटिव। कैसे पता चला v पॉजिटिव है, देखिए अब इसमें वेलोसिटी वेरी कर रही है, पॉजिटिव कैसे पता चलती है, हम अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास जो स्लोप है, ओवरऑल स्लोप जो है ग्राफ की, वो पॉजिटिव है। ओवरऑल स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर भी पॉजिटिव है। तो अगर v पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो मतलब वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट कहां से शुरू हुआ है, देखिए ध्यान से, ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है बच्चों। यहां पर वेलोसिटी वेक्टर अगर बताना चाहते हैं तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए। पॉजिटिव बन रही है स्लोप, ओवरऑल स्लोप इज पॉजिटिव, तो यहाँ ओवरऑल स्लोप से बताते हैं कि v पॉजिटिव है और ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब वो जा रहा है अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में रिटार्डेड मोशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हुआ, ये t0 पर ये लोकेशन है ऑब्जेक्ट की, विच इज x0। तो ये ऑब्जेक्ट किसी x0 से स्टार्ट हुआ है, उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग पॉइंट उसका वो प्लस x0 है। ठीक है बच्चे, और इसके साथ साथ इसमें यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे पता चला मुझे वेलोसिटी नेगेटिव, इस तरह से अगर हम इन दोनों लाइंस को मिला दें, दोनों पॉइंट्स को, तो देखिए नेगेटिव स्लोप है, ओवरऑल नीचे आ रहा है ग्राफ हमारा, तो इसमें v की जो डायरेक्शन है, v वेक्टर की डायरेक्शन वो नेगेटिव है। अब स्टार्ट ओरिजिन से हुआ है, सॉरी स्टार्ट प्लस x0 से हुआ है और नेगेटिव वेलोसिटी है, तो इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव वेलोसिटी, मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये सारी एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। लास्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वापस x0 से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है, t0 पर उसकी पोजीशन ये है, तो ये स्टार्टेड फ्रॉम x0, पॉजिटिव x0, और इसका भी जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो नेगेटिव ही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है इसका, मैग्नीट्यूड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो ये है। तो ये सारी सिचुएशंस इस ग्राफ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब हम स्लोप की बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर दो तरह की स्लोप होती है, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेके स्लोप को समझ लेते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है इस ग्राफ से।
और कौन सी वेलोसिटी हमें मिलती है। चलिए तो एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास इस तरह से xt ग्राफ गिवन है। ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड एंड द पोजीशन इज दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, ओके। अब आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1, फाइंड वेलोसिटी इन इंटरवल, टाइम इंटरवल देंगे फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड्स। ठीक है, 1 to 2 सेकेंड्स में आपने वेलोसिटी निकालनी है, एक ये चीज है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पूछी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और जो एक इंटरवल में पूछी है वो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है। तो पहले एवरेज कैसे निकालनी होती है, 1 to 2, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लगाएंगे, एक 2 के कॉरस्पॉन्डिंग लगाएंगे, यहां इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इधर से देखेंगे क्या वैल्यू है उसकी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर सपोज ये 4 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर सपोज ये 1.5 पे कट रहा है, 1.5 मीटर पे। ठीक है, तो ये टाइम हो गया जी t1, ये टाइम हो गया t2, और ये पोजीशन हो गई x2, ये पोजीशन हो गई x1। तो वेरी सिंपल, v एवरेज मींस एवरेज स्लोप। इस स्लोप को क्या बोलते हैं, जब दो पॉइंट्स लेते हैं ना इस ग्राफ पर, वो एवरेज स्लोप होती है बच्चे। एवरेज स्लोप गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसको कोड बोलते हैं, कोड बना दी हमने, उस कोड की स्लोप निकाल लेनी है। तो वो आएगी 4 minus 1.5 डिवाइड बाय 1, तो इट इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब जब आपने 2 सेकेंड्स पे बात करनी है बच्चे, 2 सेकेंड्स पे, उस पे कैसे किया जाता है, 2 सेकेंड्स पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, या हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट की कितनी है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके इस चीज को हम देख सकते हैं। टेंजेंट तो जस्ट हमने वैसे ही ड्रॉ कर दिया। वैल्यूज क्या लेनी होती है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 सिंपली, तो टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट की स्लोप निकाली जाती है बच्चे। ठीक है, मतलब टेंजेंट पहले आपने ड्रॉ कर लेना रफ सा, उस रफ से टेंजेंट पर आप ऐसे दो पॉइंट जब ऐसे लेंगे ना, देखिए अब, तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम इंटरवल ये परपेंडिकुलर बन जाएगा सिंपल, और ये हमारे पास बेस बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये एंगल निकालना है, tan थीटा स्लोप जो हमें फाइंड करनी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है, और नीचे जो इंटरवल बन रहा है 2 minus 1 दैट इज 1। अब अच्छे से क्लियर हो गया। तो 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर जो वेलोसिटी निकली है उस पर्टिकुलर टाइम पर, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप xt ग्राफ से ये सब निकाल सकते हैं। xt ग्राफ की शेप्स कैसी होती हैं, 4 तरह के पैराबोलास होते हैं जैसे आपके सामने है। इन चारों पैराबोलास में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें बताता है ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये वाला। स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसी है, ये आपने अभी रिवाइज करना है। मैं नोट्स भेज रहा हूँ इसके ग्रुप में, इसको अच्छे से रिवाइज करके आपने ग्राफ से मोशन के बारे में क्या नॉलेज है वो आपने बतानी है। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट 2-3 चीजें हमारे पास है करने वाली। देखिए ये एक बॉल है, इसको हमने हाइट h से नीचे की तरफ फेंका, ऐसे बॉल नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर u0 था, हमें इसका बनाना है xt ग्राफ इस सिचुएशन का, यहां से लेके यहां तक जब ये आ रही है हमें इस सिचुएशन का xt ग्राफ बनाना है बच्चे। ठीक है, और क्वेश्चन दो तरीके से बताया जा सकता है। एक में ओरिजिन यहां बोल सकते हैं कि ओरिजिन यहां ले लो, इधर x एक्सिस ले लो, इधर y एक्सिस ले लो। ठीक है, और एक बोल सकते हैं कि ओरिजिन यहां ले लो। तो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। पहले हम फर्स्ट केस करते हैं, इसका xt ग्राफ बनाना है हमें इस सिचुएशन का। ओरिजिन को हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, अब अगर आपने रीजन को ऊपर ले लिया और इस बॉल को देखा तो क्या हो रहा है, बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन अलोंग प्लस डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन प्लस बोल दिया हमने, पॉजिटिव। ठीक है, तो नीचे पॉजिटिव है और उस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। स्टार्ट कहां से हुई है बॉल,
स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। ये कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ, सिचुएशन देख रहा हूँ, वहां से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अंदर वाला जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मींस जो ग्राफ है उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ये चीजें मुझे इस सिचुएशन से पता चल गई। अब उन चारों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, मींस यहां से स्टार्ट होना चाहिए और स्लोप बढ़नी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये ग्राफ बनेगा। स्लोप बढ़ रही है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर लेट अस सपोज आपका ओरिजिन यहां पर है, तो उस केस में सेम ग्राफ कैसे बनेगा। अभी ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है, किसी x नॉट से बॉल स्टार्ट हुई है, इसको x नॉट मान लेते हैं या हाइट h मान लेते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है, ये टाइम चल रहा है, ये पोजीशन है, टाइम t0 पे ये बॉल थी, t0 पे वो कहां पर है, वो हाइट h पर है। ये यहां से लेके यहां तक की हाइट h है। तो वापस सुने, ऐसे बॉल ऊपर पकड़ी हुई है आपने टाइम t0 पे, टाइम t0 पे बॉल हाइट h पे है। तो अगर बॉल हाइट h पर है तो उसकी पोजीशन बना देते हैं, ये पोजीशन है उसकी, ये यहां से लेके यहां तक h हो हमारे पास, ठीक है। अब हो तो क्या रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, क्योंकि बॉल तो नीचे आ रही है ना। तो अगर बॉल नीचे आ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो स्लोप तो बढ़नी चाहिए। तो स्लोप कैसे बढ़ेगी, स्लोप बढ़ने वाला दूसरा केस ये है हमारे पास, दोनों ही केसेस में स्लोप बढ़ती है। तो सेकंड सिचुएशन के लिए जब ओरिजिन आप यहां सेट करेंगे तब ये ग्राफ बनेगा। ये दोनों ही ग्राफ UAM के हैं। और आपके लिए होमवर्क कि इस बॉल को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकें, एक बार ओरिजिन आपने यहां लेना है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने ओरिजिन यहां पे लेना है, तो आपने वापस से पोजीशन टाइम ग्राफ बना के देखने हैं